कल्पना कीजिए कि आज के ज़माने का कोई बहुत ही आक्रामक मुनाफा कमाने वाला ई-कॉमर्स या फूड डिलीवरी स्टार्टअप अचानक से इतना ताकतवर हो जाए कि वो न सिर्फ अपना बाजार चला रहा हो बल्कि अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी बना ले। अरे ये तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और फिर सोचिए, वो स्टार्टअप किसी राज्य की चुनी हुई सरकार को युद्ध में हरा दे और वहां के लोगों से खुद टैक्स वसूलना शुरू कर दे। मतलब एक कंपनी रातों रात सरकार बन गई। वही तो। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी आधुनिक भारत के प्रशासनिक ढांचे की नींव बिल्कुल ऐसे ही एक रोग स्टार्टअप को कंट्रोल करने की कोशिशों से पड़ी थी। हाँ, और उस स्टार्टअप का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एकदम सही। और यही वो विरोधाभास है जो इस पूरे इतिहास को इतना रहस्यमय बनाता है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों और कानूनों की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वे कोई बहुत ही पवित्र या दार्शनिक विचार विमर्श का नतीजा नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। असल में वे लंदन में बैठे राजनेताओं की एक घबराहट का परिणाम थे। मतलब 1757 के पलासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के पूरे खजाने पर कब्जा कर लिया था। तो एक तरह से रातों रात एक व्यापारिक कंपनी एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन बैठी थी। और यहीं से हमारी आज की समीक्षा का मुख्य मिशन शुरू होता है। सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल इतिहास की कुछ नीरस तारीखों की सूची नहीं है। बिल्कुल। ये एक कहानी है कि कैसे एक लालची और बेलगाम कंपनी पर लगाम कसने के चक्कर में ब्रिटिश संसद ने अनजाने में भारत के प्रशासनिक डीएनए का निर्माण कर दिया। सही कहा। तो आइए इस कहानी के पहले पल्ले पर चलते हैं। मैं ये सोच रहा था कि लंदन में बैठे राजनेताओं को अचानक इस बात का एहसास कैसे हुआ कि अब इस स्टार्टअप को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसके पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक कारण था, पैसा और भ्रष्टाचार। अच्छा। हाँ, देखिए 1770 के दशक तक आते आते एक अजीब स्थिति पैदा हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और वो ब्रिटिश सरकार से लोन मांग रही थी। कंपनी दिवालिया हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के अधिकारी जब भारत से वापस इंग्लैंड लौटते थे तो उनके पास अथाह दौलत होती थी। मतलब वे इंग्लैंड में महल खरीद रहे थे, संसद की सीटें खरीद रहे थे। अरे बाप रे। मतलब कर्मचारी अमीर हो रहे थे और कंपनी गरीब। बिल्कुल। अरे वाह। वो लंदन के पुराने रईसों को इन नए नवाबों से डर लगने लगा था। उन्हें लगा कि अगर इस कंपनी को अभी नहीं रोका गया तो ये ब्रिटिश राजनीति को ही भ्रष्ट कर देगी। तो इसी हताशा से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जन्म हुआ। एकदम सही। नियंत्रण की चाहत से ये पहला कदम उठाया गया। मतलब इस एक्ट का असली मकसद भारतीयों का भला करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि लंदन की राजनीति को कंपनी के भ्रष्ट पैसों से बचाना था। हाँ, यही कड़वी सच्चाई है। मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा है कि इस एक्ट ने शक्तियों के केंद्रीकरण की पहली स्पष्ट नींव रखी। मतलब गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि प्रशासनिक स्तर पर जमीन पर यह काम कैसे कर रहा था। इसे ऐसे समझिए कि 1773 से पहले बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों प्रेसिडेंसी बिल्कुल अलग-अलग थीं। स्वतंत्र थी पूरी तरह से। हाँ, वे एक दूसरे से बिना पूछे किसी भी स्थानीय राजा से युद्ध कर लेती थीं या संधियां कर लेती थीं। तो ये तो ब्रिटिश सरकार के लिए कूटनीतिक दुष्स्वप्न रहा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाइटमेयर था। इसलिए 1773 के एक्ट ने मद्रास और बम्बई को कलकत्ता के अधीन कर दिया। मतलब अब एक बॉस था, बंगाल का गवर्नर जनरल। हाँ, और इसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। कोई भी फैसला बहुमत से होना था। तो ये आज की आधुनिक कैबिनेट प्रणाली का एक बहुत ही शुरुआती रूप था। आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक पेंच नजर आता है। वो क्या? अगर गवर्नर जनरल को परिषद के बहुमत से काम करना था, तो इसका मतलब है कि अगर 4 में से 3 सदस्य उसके खिलाफ हो जाएं, तो सबसे बड़ा अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकता था। बहुत सही पकड़ा आपने। ये तो आपस में ही एक बड़ा टकराव पैदा करने वाली व्यवस्था लगती है। और असल में यही हुआ भी। वॉरेन हेस्टिंग्स और उसकी परिषद के बीच सालों तक भयंकर झगड़े चले। अच्छा। हाँ, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक और भी बड़ा प्रयोग किया गया था, जिसने आगे चलकर भारतीय न्याय व्यवस्था की शक्ल ही बदल दी।
आप 1774 में कलकत्ता में बने उच्चतम न्यायालय की बात कर रही है ना? बिल्कुल, उसी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ। हाँ, इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्रोतों में काफी जिक्र है, लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। जब हम आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो हमारे दिमाग में आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था आती है। स्वाभाविक है। तो क्या 1774 का ये कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट स्थानीय भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया था? बिल्कुल नहीं। और ये इतिहास का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। तो फिर इसका काम क्या था? ये सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें ब्रिटिश कानूनों के तहत सजा देने के लिए बनाया गया था। अच्छा, सिर्फ कर्मचारियों के लिए? हाँ, क्योंकि अगर कोई अंग्रेज अधिकारी बंगाल के किसी गांव में लूटपाट करता है तो स्थानीय नवाब की अदालतें उसे छू भी नहीं सकती थी। समझ गया। इसलिए ब्रिटिश संसद ने कलकत्ता में अंग्रेजी कानून लागू करने के लिए ये अदालत बनाई। और मैंने पढ़ा कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने और भारतीयों से रिश्वत लेने पर सख्त पाबंदी भी लगा दी गई। एकदम सही। सर एलाइजा इम्पेज इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये तो गजब है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट असल में एक तरह का कॉर्पोरेट कंप्लायंस टूल था, ताकि कर्मचारी कंपनी से धोखाधड़ी ना कर सकें। बिल्कुल वही था। लेकिन मुझे लगता है कि दो पावर सेंटर होने से एक नया सरदर्द शुरू हो गया होगा। आप किस तरह के सिरदर्द की बात कर रहे हैं? एक तरफ गवर्नर जनरल है जो प्रशासन चला रहा है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो ब्रिटिश कानून थोप रहा है। क्या इनके बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव नहीं हुआ? बहुत भयानक टकराव हुआ। मतलब गवर्नर जनरल के अधिकारी जो टैक्स वसूलते थे, सुप्रीम कोर्ट उन्हें गिरफ्तार कर लेता था, क्योंकि अंग्रेजी कानून के हिसाब से वे ज्यादती कर रहे थे। बाप रे, तब तो प्रशासन लगभग ठप हो गया होगा। हाँ, पूरी तरह से। और इस भयंकर कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए ब्रिटिश संसद को 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। ये साफ कर दिया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अपने आधिकारिक कामों के लिए कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। तो एक तरह से उन्होंने सिस्टम की शुरुआती बग्स फिक्स कर दिए। आप ऐसा कह सकते हैं। साथ ही कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने की पूरी पावर दे दी गई। लेकिन एक बात सोचिए, एक ही कंपनी व्यापार भी कर रही है, मतलब चाय और रेशम बेचकर मुनाफा कमा रही है। हाँ। और वही कंपनी फौजें रखकर राजनीति भी कर रही है, टैक्स भी वसूल रही है। ये तो एक प्रशासनिक दुस्वप्न है। बिल्कुल है। क्या लंदन में बैठी सरकार को ये एहसास नहीं हो रहा था कि एक विशुद्ध व्यापारी से एक विशाल साम्राज्य का प्रशासन नहीं चल सकता? हो रहा था, और बहुत गहराई से हो रहा तो था। उन्होंने क्या किया? इसी एहसास ने जन्म दिया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को। इस एक्ट ने प्रशासन के ढांचे को एक बहुत ही जटिल दोहरे प्रशासन में बदल दिया। दोहरे प्रशासन से आपका क्या मतलब है? मतलब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि देखो, तुम्हारा जो व्यापार का काम है उसे तुम्हारे व्यापारी संभालेंगे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, व्यापार डायरेक्टर्स के पास। लेकिन जहां बात युद्ध, शांति, कूटनीति और राजस्व की आएगी, वहां फैसला हमारा होगा। अच्छा, तो सरकार ने सीधा दखल दे दिया? हाँ, इसके लिए लंदन में 6 सदस्यों का एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। मतलब कंपनी के बोर्ड रूम में ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्री बैठा दिए, व्यापार अलग, राजनीति अलग। ये एकदम सटीक रूपक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था ब्रिटिश भारत के नागरिक, सैन्य और राजस्व से जुड़े हर कागज और हर फैसले की समीक्षा करना। अगर कलकत्ता से कोई चिट्ठी लंदन जाती तो उसे कंपनी के डायरेक्टर्स भी पढ़ते और सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी। ये शक्ति के बंटवारे का एक बहुत ही जटिल, लेकिन उस समय के हिसाब से प्रभावी तरीका था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये व्यवस्था सुनने में तो बहुत ही संतुलित लगती है, पर यहाँ 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के एक बिंदु ने मुझे बहुत हैरान किया है। कौन सा बिंदु? स्रोतों में लिखा है कि 1793 के चार्टर द्वारा यह नियम बनाया गया कि जो नियंत्रण बोर्ड है, मतलब जो ब्रिटिश राजनेता लंदन में बैठकर राजनीतिक मामलों को देख रहे हैं, हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उनका और उनके पूरे स्टाफ का वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मैं इस बात पर थोड़ा तीखा सवाल उठाना चाहता हूँ। मतलब ब्रिटिश सरकार अपने राजनीतिक नियंत्रण वाले कर्मचारियों का वेतन उसी भारतीय खजाने से वसूल रही थी जिस पर वे नियंत्रण कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही था। तो क्या ये सुशासन था या दिन दहाड़े मुनाफे को अपने पास रखने की एक चालाकी? अगर हम गहराई में जाएं तो ये चालाकी से कहीं बढ़कर था। अच्छा? ये असल में उपनिवेशवाद के आर्थिक ढांचे का सबसे नग्न और क्लासिक उदाहरण था। आप इसे थोड़ा और समझाएंगी? देखिए,
ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां शासक वर्ग का पूरा प्रशासन, उनके दफ्तरों का खर्च, उनके क्लर्कों की सैलरी, सब कुछ शासितों के टैक्स से निकाला जा रहा था। मतलब भारत के किसानों और व्यापारियों के पैसे से। बिल्कुल, ब्रिटिश खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं पड़ा और भारत पर उनका राजनीतिक नियंत्रण भी मजबूत हो गया। ये तो बहुत ही क्रूर रणनीति थी। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, ये संपदा के दोहन का एक संस्थागत तरीका था, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। वाकई। खैर, इस दोहरे प्रशासन के साथ हम 19वीं सदी में प्रवेश करते हैं। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस अधिनियम तक आते आते दुनिया काफी बदल चुकी थी। यहाँ से कंपनी के एकाधिकार का अंत शुरू होता है। बिल्कुल सही। तो अचानक से कंपनी को जो एक्सक्लूसिव व्यापारिक अधिकार मिले हुए थे, वे छीन क्यों लिए गए? इसके पीछे ब्रिटेन की घरेलू राजनीति और आर्थिक दबाव काम कर रहा था। उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति पूरे जोरों पर थी। ओह, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाँ, ब्रिटेन के बाकी व्यापारियों और कारखानेदारों ने संसद पर भारी दबाव डाला कि भारत का इतना बड़ा बाजार सिर्फ एक कंपनी के लिए क्यों आरक्षित है। उनका कहना था कि हमें भी वहां अपना माल बेचने की इजाजत चाहिए। बिल्कुल। नतीजतन 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के साथ व्यापार करने का कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। हालांकि स्रोतों के मुताबिक ये एकाधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। हाँ, कुछ अपवाद थे, जैसे चीन के साथ व्यापार और भारत में पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक बरकरार रखा गया। सही कहा। लेकिन भारत के दरवाजे अब सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए कुछ सीमाओं के साथ खुल गए थे। और यहाँ एक और दिलचस्प बदलाव दिखता है। व्यापार के दरवाजे खुलने के साथ ही 1813 के इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईसाई पादरियों को आधिकारिक रूप से भारत आने की अनुमति मिल गई। हाँ, मिशनरीज को धर्म प्रचार की आज्ञा मिल गई। तो मैं सोच रहा था कि क्या मुक्त व्यापार और पादरियों की ये एंट्री महज एक समय का संयोग था? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर इसके पीछे भारत को वैचारिक और सांस्कृतिक स्तर पर एक ब्रिटिश सांचे में ढालने की कोई बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति काम कर रही थी? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतिहासकार अक्सर इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये कोई संयोग नहीं था। अच्छा, तो ये एक प्लान था। जब आप किसी देश को एक बाजार के रूप में खोलते हैं, तो आपको वहां ऐसे उपभोक्ता चाहिए जो आपके उत्पाद को खरीदे। लॉजिकल है। ब्रिटिश विचारकों का मानना था कि अगर भारतीय समाज को पश्चिमी शिक्षा, विचारों और संस्कृति से परिचित कराया जाए, तो उनका पहनावा, उनकी सोच और उनकी जरूरतें बदलेंगी और वे ब्रिटिश कपड़े और ब्रिटिश वस्तुओं के बेहतर ग्राहक बनेंगे। बिल्कुल। यानी मुक्त व्यापार और सांस्कृतिक प्रभाव को एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह इस्तेमाल किया गया। ये एक बहुत ही दूरगामी नीति थी जिसने भारतीय समाज के सोचने के तरीके को गहराई से प्रभावित किया। एकदम सही। ये बहुत कुछ स्पष्ट करता है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला व्यापारिक कानून समाज के पूरे ताने बाने को बदल कर रख देता है। हाँ, और अब हम इस कहानी के अगले चरण में पहुंचते हैं। बिल्कुल। अब हम चर्चा के उस हिस्से में आते हैं जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का वो स्टार्टअप वाला रूप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। मैं तो इसे प्रशासनिक केंद्रीकरण का चरम मानता हूं। ये बिल्कुल सही आकलन है। 1833 तक आते आते ब्रिटिश संसद का धैर्य और नजरिया दोनों पूरी तरह बदल चुके थे। तो इस एक्ट में सबसे बड़ा बदलाव क्या था? इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से और हमेशा के लिए समाप्त कर दिए गए। मतलब अब उसे चाय या चीन का व्यापार भी नहीं करना था? बिल्कुल नहीं। सारा व्यापारिक काम बंद। तो अगर कंपनी व्यापार नहीं कर रही है तो वो भारत में कर क्या रही थी? उसका वजूद ही क्या रह गया? अब कंपनी का काम केवल और केवल ब्रिटिश क्राउन के एक ट्रस्टी के रूप में भारत पर शासन करना रह गया था। मतलब वो एक पूर्ण रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई। हाँ। और इस ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाने के लिए पदनाम भी बदल दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बिल्कुल। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये शब्द भारत का गवर्नर जनरल अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। मतलब पहली बार कागजों पर भारत की एक संपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक परिकल्पना आकार ले रही थी। एकदम सही कहा आपने। और इस केंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए गए
वे आज भी हमारे सिस्टम में दिखाई देते हैं। हाँ, जैसे कि बंबई और मद्रास की कानून बनाने की शक्तियां पूरी तरह से छीन ली गई। पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ गवर्नर जनरल की परिषद को दे दिया गया। और एक बात जो स्रोतों में है कि संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को मिला। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम था। ये एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग पॉइंट है। आज जब हमारे देश के वित्त मंत्री संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हैं तो उस पूरे भारत के लिए एक सिंगल बजट की जो धारणा है ना, हाँ। उसका डीएनए इसी 1833 के एक्ट में मौजूद है। एकदम सटीक तुलना है। और चूंकि पूरे इतने बड़े देश के लिए एक ही जगह से कानून बनने थे, तो उस कानून को ड्राफ्ट करने वाले किसी विशेषज्ञ की जरूरत थी। तो इसके लिए क्या किया गया? इसलिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को जोड़ा गया, जिसे विधि सदस्य या लॉ मेंबर कहा गया। और लॉर्ड मैकॉले पहले विधि सदस्य बने। बिल्कुल। और मैकॉले का नाम आते ही हमें 1834 में बने प्रथम विधि आयोग का जिक्र करना ही होगा। हाँ, लॉ कमीशन। इस आयोग का काम था भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना। और ये एक बहुत ही जटिल काम था। उस समय भारत में अलग अलग इलाकों में अलग अलग धर्मों के हिसाब से अनगिनत स्थानीय कानून चलते थे। एक ब्रिटिश जज के लिए मद्रास में फैसला सुनाना अलग था और कलकत्ता में अलग। बिल्कुल। मैकॉले के आयोग ने इन बिखरे हुए कानूनों को इकट्ठा करके एक व्यवस्थित रूप दिया, जिसने आगे चलकर इंडियन पीनल कोड और हमारी आधुनिक न्याय प्रणाली का मूल ढांचा तैयार किया। हाँ, और इसी दौर में एक बहुत ही सकारात्मक सामाजिक सुधार भी हुआ। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, जिसका 1843 में पूरी तरह से उन्मूलन हो गया। ये तो एक अच्छा कदम था, लेकिन 1833 के इस एक्ट में एक धारा है, धारा 87, जो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगती है। आप किस विरोधाभास की बात कर रहे हैं? स्रोत बताते हैं कि इस धारा के तहत ये नियम बनाया गया कि कंपनी के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये सुनने में तो बहुत प्रगतिशील लगता है। वही तो, जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह से नस्ली श्रेष्ठता और शोषण पर टिकी हो, वहां कागज पर रंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं का उपबंध। ये दिखावा क्यों? ये विरोधाभास बहुत ही तार्किक कारणों से पैदा हुआ था। वो कैसे? प्रशासन अब इतना बड़ा हो चुका था कि हर छोटे बड़े काम के लिए लंदन से अंग्रेज अधिकारियों को लाना न तो संभव था और न ही आर्थिक रूप से सस्ता। अच्छा, मतलब खर्च बचाना था। बिल्कुल। ब्रिटिश साम्राज्य को चलाने के लिए क्लर्कों और छोटे अधिकारियों की एक विशाल फौज चाहिए थी, और वे सस्ते स्थानीय लोग ही हो सकते थे। समझ गया। इसलिए कागजों पर ये समानता का नियम लाया गया, ताकि प्रशासन के निचले स्तर पर भारतीयों की भर्ती बिना किसी कानूनी अड़चन के की जा सके। मतलब उच्च और नीति निर्धारक पदों पर तो भारतीयों की नियुक्ति के बारे में उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं। ये समानता आदर्शवाद से नहीं, बल्कि प्रशासनिक मजबूरी से आई थी। तो अब हम अपनी इस यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। हाँ, ये भी एक मील का पत्थर है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन में योग्यता का युग शुरू होता है। 1853 के अधिनियम की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी विशेषता यही थी। मतलब दशकों से जो नामजदगी चल रही थी। हाँ, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और चहेतों को भारत में ऊंचे पदों पर नामजद कर देते थे। यह भाई भतीजावाद का चरम था। नेपोटिज्म। बिल्कुल। लेकिन 1853 के एक्ट ने सेवाओं में इस नामजदगी के सिद्धांत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और इसकी जगह प्रतियोगी परीक्षाओं ने ली। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सुनने वालों के लिए ये एक और बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आज जो लाखों युवा सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं, उस पूरी व्यवस्था की, उस मेरिट बेस्ड सिस्टम की जड़ें 1853 के इसी एक्ट में छिपी हैं। हाँ, और इसके लिए 1854 में बाकायदा मकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। ये बहुत दिलचस्प है। और ये सिर्फ सेवाओं तक सीमित नहीं था। 1853 के एक्ट में प्रशासन के काम करने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव किया गया। वो क्या था? पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अब तक जो कुछ लोग मिलकर कानून भी बनाते थे और उसे लागू भी करते थे, अब वो बदल गया। अच्छा। कानून बनाने के लिए परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो ये एक तरह की छोटी संसद की तरह काम करने लगी। एकदम सही।
कानून बनाने वाले अलग और लागू करने वाले अलग। ये शक्ति के पृथक्करण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के अंतिम और सबसे नाटकीय मोड़ पर, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ये तो पूरा गेम चेंजर था। हालांकि हमारे स्रोतों में इसका सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन इतिहास का हर विद्यार्थी जानता है कि 1857 में भारत में एक भयंकर विद्रोह हुआ था। हाँ, बहुत बड़ा विद्रोह था। वो विद्रोह इतना बड़ा था कि उसने लंदन की नींव हिला दी। उन्हें समझ आ गया कि एक प्राइवेट कंपनी के भरोसे इतने बड़े महाद्वीप को नहीं छोड़ा जा सकता, और इसी घबराहट में आया 1858 का अधिनियम। 1858 के इस अधिनियम ने कंपनी के 100 साल पुराने ढांचे को एक झटके में उखाड़ फेंका। एक झटके में। सबसे बड़ी घोषणा क्या थी इसमें? इस अधिनियम की सबसे बड़ी घोषणा ये थी कि भारत का शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। यानी वो स्टार्टअप जिसने एक छोटी सी व्यापारिक कोठी से शुरुआत की थी, अब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सिमट गया था, पूरी तरह से। और एक और बड़ा प्रतीकात्मक अंत हुआ, मुगलों वाला। हाँ, इस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को आधिकारिक और स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। मतलब वो सत्ता जो सदियों से भारत की पहचान थी, अब इतिहास हो चुकी थी। बिल्कुल, सब कुछ खत्म। तो अब इस नए साम्राज्य को चलाने का मैकेनिज्म क्या था? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वो जो लंदन में नियंत्रण करने वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, वो तो खत्म कर दिए गए। हाँ, इन दोनों संस्थाओं को समाप्त करके एक बहुत ही सीधा और पारदर्शी सिस्टम बनाया गया। पारदर्शी? ब्रिटिश नजरिए से पारदर्शी। प्रशासन को चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नए मंत्री पद का सृजन किया गया, जिसे भारत राज्य सचिव कहा गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। हाँ, और उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद बनाई गई। इस परिषद में कौन लोग थे? इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार चुनती थी और 7 कंपनी के पुराने निदेशक। और ये जो भारत राज्य सचिव था, इसकी शक्तियां कितनी व्यापक थीं? अगर भारत में कोई नीति लागू होनी है तो अंतिम फैसला किसका होता था? अंतिम और सर्वमान्य फैसला इसी राज्य सचिव का होता था। यह व्यक्ति कोई कंपनी का बाबू नहीं था, बल्कि ब्रिटिश संसद का एक कैबिनेट मंत्री था। तो वो सीधे संसद को जवाब देता था? बिल्कुल, वो अपने हर काम के लिए सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। भारत के राजस्व, प्रशासन और सेना पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। मतलब वो लंदन में बैठकर पूरे भारत की किस्मत तय कर रहा था? एकदम सही। और भारत के भीतर जो सबसे बड़ा अधिकारी था, मतलब गवर्नर जनरल, उसके पदनाम ने भी एक बहुत ही प्रतीकात्मक बदलाव किया गया। हाँ, उसे अब वाइसराय कहा जाने लगा। वाइसराय का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। बिल्कुल, वो अब किसी कंपनी का नौकर नहीं था, बल्कि सीधे ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी का नुमाइंदा था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय बने। सही कहा आपने। तो आइए अपनी इस विस्तृत चर्चा को संक्षेप में समेटते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे बंगाल को लूटने वाली एक बेकाबू व्यापारिक कंपनी को काबू में करने के लिए लंदन ने 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। हाँ, और कैसे उनके भ्रष्टाचार ने सुप्रीम कोर्ट को जन्म दिया। फिर कैसे उनके दोहरे रवैये ने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में शक्ति का बंटवारा किया। और 1833 आते आते उन्होंने कंपनी से व्यापार छीन लिया और पूरे देश का एक बजट बना दिया। फिर 1853 में मेरिट के आधार पर सिविल सेवाओं की शुरुआत की। और 1858 में अंततः ब्रिटिश संसद ने खुद पूरा साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया। ये एक बहुत ही लंबी और जटिल विकास यात्रा थी। और ये जानना दिलचस्प है कि ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य हमेशा अपना नियंत्रण मजबूत करना था, न कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करना। बिल्कुल, उनका फोकस सिर्फ कंट्रोल पर था। हाँ, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, बजट प्रणाली शुरू की, सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू की और कानूनों को संहिताबद्ध किया। ये सब उनके औपनिवेशिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के उपकरण थे। उपकरण थे, बिल्कुल। और यही सारे तत्व, यही सारा डीएनए आज भी हमारे प्रशासनिक ढांचे और न्याय व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। हाँ, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। मतलब एक व्यापारिक कंपनी के लालच को नियंत्रित करने की कवायद ने जाने अनजाने में दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक मशीनरी की नींव रख दी। एकदम सही कहा आपने। लेकिन अपनी इस पूरी समीक्षा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के सामने एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। एक ऐसा विचार जिस पर आप खुद गहराई से सोचें। देखिए, ब्रिटिश संसद ने ये सारे कानून, ये अदालतें, ये केंद्रीकृत प्रशासन और ये प्रशासनिक सुधार मुख्य रूप से इसलिए बनाए थे ताकि वे भारत पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर सकें। उनका उद्देश्य अपने शोषण को एक कानूनी रूप देना था। बिल्कुल, वे एक ऐसा ढांचा खड़ा कर रहे थे जो कभी ना गिरे। हाँ,
लेकिन अगर हम सोचें तो क्या ये संभव है कि इन्हीं लिखित कानूनों, अदालतों के तार्किक ढांचे और मेरिट पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था ने अनजाने में भारतीयों के हाथों में वो बौद्धिक और कानूनी हथियार थमा दिया जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने अंततः उसी ब्रिटिश साम्राज्य को अदालत से लेकर सड़कों तक चुनौती दे दी। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जिन जंजीरों से भारत को बांधने की कोशिश की गई, क्या उन जंजीरों को बनाने की प्रक्रिया ने ही भारत को उन जंजीरों को तोड़ने का तरीका सिखा दिया? सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। इस विरोधाभास पर विचार जरूर कीजिएगा।